नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल जुनून इश्क, जिसके राइटर हैं रियाज़ आकिब कोलर, उसकी ये छठी एपिसोड है। आई एम सो सॉरी, मैं हर एपिसोड में आप लोगों को यही कह रही हूँ, लेकिन ये नावल पता नहीं क्यों इतना लंबा हो रहा है कि इसको मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही। शायद मुझे ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, या फिर मेरा दिल इतना नहीं कर रहा कि मैं इसको ज़्यादा पढूं। बाकी जो भी नावल्स होते हैं टाइम निकल ही आता है किसी न किसी तरह से, तो इसके लिए भी मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा मैनेज नहीं हो पा रहा टाइम। लेकिन अब मैं लगी हूँ तो मैं कोशिश कर रही हूँ 1-2 एपिसोड्स इसकी एक साथ ही रिकॉर्ड कर दूँ, ताकि आप लोगों को गैप ना देना पड़े मुझे। और मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगी, कोशिश करूँगी कि आप लोगों को टाइम से दूँ। अगर मैं कहूँगी तो वैसा ना हुआ तो फिर मुझे ही दुख होगा, तो मैं वैसी बात करती नहीं हूँ। तो कोशिश करूँगी कि टाइम से आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ, और मैं यही कर सकती हूँ, कोशिश ही कर सकती हूँ। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। अपना घर उसे बहुत पराया पराया लगा। सामान रखकर उसकी माँ तो सफाई में जुट गई और वो खामोशी से चारपाई पर लेट गया। घर आए बामुश्किल आधा घंटा गुजरा होगा कि उसके सेलफोन की घंटी बजी। उसने बददिली से स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई। मिशी का नाम देखते ही उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसने बेताबी से कॉल रिसीव की, लेकिन कोशिश के बावजूद वो सलाम न कह सका और दिल का दर्द सिसकियों की सूरत उसने मुस्कान तक पहुंचाया, और फिर मुस्कान की बातों ने उसकी रही सही उम्मीद को भी खाक में मिला दिया था। उसकी बातें दानियाल को हकीकत लगी। उसे पहले दिन से मुस्कान की आदत देखकर शक था कि उसने किसी मकसद ही से उससे शादी की है। आज ये वजाहत भी हो गई थी कि उसकी हैसियत फ़कत किराए के सांड या भाड़े के टट्टू जितनी थी। उसे खुद पर तरस आया। कितनी फजूल, बेफ़ायदा और नाकारा ज़ात थी उसकी। या अल्लाह, क्या सारी बदसूरती मेरे नसीब में लिखना थी। उसने हौले से अपने रहीम व करीम रब से शिकवा किया। उसी वक्त उसके दिमाग में मुस्कान ने जहरीले अल्फाज उभरे। बंद करो ये बकवास, सहर लगती है मुझे तुम्हारी ये घटिया बातें। बेवकूफ़, तुमसे शादी का मकसद ही ये था कि तुम नहायत बदसूरत थे और ये मेरे महबूब शौहर का हुक्म था। अंडरस्टैंड? घटिया बातें, बदसूरत इंसान, बेवकूफ़। हाँ हाँ हाँ, उसने ज़ोर से कहका लगाया। क्या हुआ बेटे, क्यों हंस रहे हो? आयशा ने खुशी के आलम में उसके कमरे में झांका। अपनी किस्मत पर हंस रहा हूँ अम्मी जान। क्या हुआ तुम्हारी किस्मत को? पगला ना हो तो। ज़िंदगी की खुशियाँ किसी एक औरत से नहीं बंधी होती, उससे कहीं गुना अच्छी और खूबसूरत लड़कियाँ मेरे बेटे की दुल्हन बनेंगी। अम्मी जान, आज के बाद मेरे सामने औरत ज़ात का नाम ना लेना। अच्छा नहीं लेती, तुम जाओ, कोई सौदा सल्फ ले आओ। ठीक है माँ जी। वो चारपाई छोड़कर घर से बाहर निकल आया। जेब में हाथ डालने पर उसे मालूम हुआ कि उसकी कुल पूंजी चंद 100 रुपए थी। अकाउंट में 2-3 महीनों की सैलरी जमा थी, मगर वो सारी उस शॉप की कमाई थी जिसका वो मालिक नहीं था। सौदा सल्फ की खरीदारी से पहले उसने एक अहम काम निपटाना ज़रूरी समझा। बैंक में जाकर उसने अपने अकाउंट से तमाम रकम निकलवाई, जो 1,70,000 के बकदर थी। वहाँ से उसने अपनी शॉप का रुख किया। मुकर्रम खान उसे देखकर बहुत खुश हुआ था। साहब जी, आपने तो कहा था चंद दिन बाद आएंगे। हाँ खान जी, पर अब आखिरी बार आया हूँ। ये किसी और की दुकान थी, मजबूरी की बिना पर मुझे काम छोड़ना पड़ रहा है। क्या मतलब साहब, क्या ये आपका दुकान नहीं था? नहीं खान जी, मैं भी मुलाजिम था। ये तकरीबन 1,70,000 रुपये हैं। 3 हफ्तों के हिसाब से मेरी मजदूरी जितनी भी बनती है, मैं इसमें से 6,000 रख रहा हूँ। बाकी आपने दुकान की मालकिन तक पहुँचा देने और उन्हें हिसाब भी समझा देना। उसके बाद उन्हीं से रब्ता करना। अगर मुझसे कोई गलती कोताही हुई हो तो छोटा समझकर माफ़ कर देना। और ये मालिक का मोबाइल नंबर है। उसने मुस्कान का मोबाइल फ़ोन नंबर एक कागज़ पर लिखकर उसके हवाले किया और जाने की इजाज़त चाही। साहब जी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मुकर्रम खान से अलविदाई मुसाफा करके वो दुकान से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वो रोज़मर्रा की ज़रूरियात खरीद कर घर का रुख कर रहा था। ये क्या ड्रामा था जनाब? फरिया ने उसे देखते ही पूछा। चलो रास्ते में बताता हूँ। कहाँ? बताया नहीं था, आज आपने हमारे साथ डिनर करना है। अच्छा, मैं अम्मी को बता दूँ। ठीक है, मैं बाहर कार में तुम्हारा मुंतज़िर हूँ। वो उनके घर से निकल आया। चंद लम्हों बाद फरिया भी निकल आई, फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर। उसके साथ बैठते हुए उसने पूछा, अब बताओ। जवाबन हमाद ने उसे सारी तफसील बता दी। गोया अब मैं मुस्कान साहिबा के लिए काम करूँगी। फरिया दिलपसंद काम मिलने पर खुश थी। अब तक वो दानियाल की बेतवजही फरामोश नहीं कर सकी थी। हाँ,
मैंने सोचा अगर तुम सेठ ज़ादी साहिबा के साथ नेकी कर रही हो तो उसे भी तो पता होना चाहिए कि उसे किसने इस झंझट से निकाला है। और इस बहाने तुम मेरे कज़न भी बन गए हो। बड़े हजरत हो जी। अच्छा, उसे तुमने ये तासुर देना है गोया हम बचपन से बहुत फ्री रहे हैं। वो तो खैर यूं भी हैं, फरीहा नाज से बोली। और कोई ऐसी बेवकूफ़ाना बात मुंह से नहीं निकाल देना जिससे उसे शक पड़ जाए, और एक बार अपने फर्जी महबूब से भी बात कर लेना इस मकसद के लिए। अलार्म लगा लो या फिर मैं तुम्हें मिस कॉल दे दूंगा ताकि जब तुम कॉल अटेंड करो तो उसे कोई शक ना हो। हमाद उसे बारीकी से समझाने लगा। कोठी तक उनकी यही गुफ्तगू जारी रही। उन्होंने हत्तुल वसी कोई पहलू तशना नहीं छोड़ा था। गेट पर पहुंचते ही वो फरीहा की पढ़ाई के बारे में वे गुफ्तगू हो गए। चौकीदार ने कार पहचानते ही गेट खोल दिया था। कार पोर्च में रोककर वो फरीहा के साथ उतर गया। जाने कब वो दिन आएगा जब हम दोनों इस कोठी के मालिक होंगे, फरीहा ख्वाबनाक लहजे में बोली। बहुत जल्द जान, हमाद आहिस्ता से बोला। मुस्कान ने ड्राइंग रूम के दरवाजे पर आके उनका इस्तकबाल किया। हाय भाभी, फरीहा ने उससे गले मिलते हुए उसके गाल को चूम लिया। हमाद, ये तो, मुस्कान ने हैरानी से हमाद की तरफ देखा। जी मोहतरमा, बताया तो था, सरप्राइज़ है। ये वही फरीहा, आपकी यूनिवर्सिटी फ़ेलो, जिसकी वजह से रोज़ाना 4-5 लड़के वाइस चांसलर ऑफिस के सामने खड़े होते थे। हमाद की बात पर दोनों कहका लगाकर हंस पड़ी थी। ये आपकी कज़न है। यूनिवर्सिटी में तो कभी आप इकट्ठे नज़र नहीं आए, हमाद मसमी सूरत बनाकर बोला, क्योंकि मुझसे वाइस चांसलर साहब के ऑफिस के सामने खड़ा नहीं हुआ जाता था। इस मर्तबा दोनों ने पहले से भी ज़ोरदार कहका बुलंद किया। फरीहा ने कहा, नहीं भाभी, असल में मोहतरम उस वक्त मुझसे खफा थे। उन्हें सुर्ख झंडी जो दिखाई थी। बकवास बंद करो, मैं तुम जैसी को घास भी नहीं डालता। अगर शक है तो मेरी बेगम को देख लो। उस वक्त तक तो तुम्हें भाभी नहीं मिली थी। जी नहीं, तुम्हारी यूनिवर्सिटी आम से पहले मैंने इन्हें फांस लिया था, हमाद बेशर्मी से बोला। और मुस्कान के चेहरे पर हयालूद मुस्कुराहट फैल गई। उस वक्त हमाद को वो फरीहा से कहीं गुना ज़्यादा खूबसूरत नजर आई। उसने सोचा, सच कहते हैं हया औरत का जेवर है। उनके सोफ़ों पर बैठते ही मुलाजमा ने कोल्ड ड्रिंक पेश किए। अच्छा, अब काम बताओ, फरीहा हमाद की तरफ मुतवज्जो हुई। नहीं, पहले तुम्हारे दोज़ख को भर दूँ फिर बताऊँगा, ताकि तुम इनकार ना कर सको। इतनी प्यारी भाभी के काम से इनकार कर सकती हूँ, फरीहा चापलूसी से बोले। जवाबन हमाद ने फर्जी कहानी उसे सुना दी। बस, मैंने सोचा कोई बहुत मुश्किल काम है। तुम शॉपिंग के लिए रकम इकट्ठी कर लो, दिनों के अंदर तलाकनामा मिल जाएगा जनाब को। और मुझे इस कालू का मोबाइल फ़ोन नंबर भी दे दो। हमाद उसे दानियाल का नंबर नोट कराने लगा। मुस्कान को फरीहा का अंदाज़ पसंद नहीं आया था। दानियाल का जिक्र उसने बहुत घटिया अंदाज में किया था। उसका चेहरा देखकर मुस्कान को उम्मीद हो गई थी कि वो आसानी से दानियाल को तलाक देने पर राज़ी कर लेगी। उसकी खूबसूरती किसी शक को शुबे से बालातर थी। मुस्कान औरत होकर भी उसके बेपनाह हुस्न से मुतासिर हो गई थी। उसके साथ ही उसे हमाद पर भी बहुत ज़्यादा प्यार आया, जो ऐसी कज़न को छोड़कर उसकी जानिब माइल हुआ था। उसने दिल ही दिल में सोचा, और मोहब्बत क्या होती है? ज़रूरी तो नहीं कि दानियाल की तरह हर वक्त मोहब्बत मोहब्बत अलापी जाए। मुझे सिर्फ मिशी चाहिए। अगर जन्नत से हूर भी ला कर दो तो कबूल नहीं है। नहीं है, नहीं है। उसके दिमाग में दानियाल के अल्फाज गूंजे और उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई। दानियाल साहब, अब सचमुच की हूर ही तुम्हें मिल रही है। मेरा ख्याल है खाना लग गया है, हमाद की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। हाँ हाँ चलो। उसने उठकर फरीहा का हाथ थामा और उसे डाइनिंग टेबल पर ले आए। कुशादा टेबल दर्जनों लवाजमात से सजी हुई थी। बहुत है कि और मंगवा लूँ? कुर्सी संभालते ही हमाद ने तंजिया लहजे में फरीहा से पूछा। मैं अपनी भाभी के घर आई हूँ, तुम्हें खुशामद करने की ज़रूरत नहीं, फरीहा तरकी बतरकी बोली। उनकी नोकझोंक ने मुस्कान को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। वैसे आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और कज़न भी थे। रिश्ता ना होने की वजह मेरी समझ में नहीं आई। भाभी क्या बताऊं, दर्जनों लड़कियां तो मोहतरम से शादी की ख्वाहिशमंद थी और ये राजा इंदर बने फिरते, किसी को लिफ्ट ही नहीं कराते थे। मुझे एक हैंडसम किस्म के डॉक्टर ने प्रपोज़ किया तो मैंने सोचने में वक्त ज़ाया ना किया। उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में थी और जनाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। मेरे इस फैसले पर इन्हें काफ़ी तप चढ़ा और काफ़ी अरसा मुझसे खिंचे खिंचे रहे। मेरी यूनिवर्सिटी आम पर भी इसीलिए मुझे लिफ्ट नहीं कराई जाती थी, यहाँ तक कि आपने आकर इसके ज़ख्मों पर मरहम रखा। बकवास, बिल्कुल बकवास, हमारे शुद्धो मत से इनकार में सर हिलाया। तुमसे मोहब्बत करती थी मेरी जूती, शक्ल देखी अपनी। अगर मुझे मोहब्बत होती तो मैं देखता कोई तुम्हें कैसे ले जाता है। और भूल गई कैसे रोज़ाना तांग झांग करने आ जाती थी। जब मैंने घास नहीं डाली तो डॉक्टर साहब को ढूंढ लिया। मगर आपने तो कहा था वो इंजीनियर है।
मुस्कान को उसकी बात भूली नहीं थी। बेगम साहिबा, मेरे इल्म में तो यही था कि मोहतरमा की निस्बत एक इंजीनियर से तय हुई है। अब ये कह रही हैं डॉक्टर हैं, बल्कि कल परसों तक डॉक्टर बिजनेसमैन भी हो सकता है, और आखिर में पता चलेगा कि ये सब झूठी कहानियाँ थी। तुमने मुझसे पूछा कब है कि मेरी निस्बत किससे तय है? मुझे ज़रूरत ही कब थी? तो फिर बकवास का मतलब? फरिया ने आंखें निकाली। अरे भाई, आप तो लड़ने लगे। प्लीज़ खाना खाइए। मुस्कान जल्दी से बीच में आ गई। भलाई का तो ज़माना ही नहीं। हमारे ने मुंह बनाया। इंजीनियर की इनकम डॉक्टर से कम तो नहीं होती। अब सुन ली किसकी है मकाना बात? फरिया मुस्कान की तरफ मतवज्जो हुई। बात ऐसे कर रहा है जैसे इसके इंजीनियर कहने से डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा। मुस्कान हंसकर खामोश हो गई थी। उसी वक्त फरिया के मोबाइल फ़ोन की घंटी बजे। मोबाइल निकाल कर देखने पर उसका चेहरा बेसाख्ता खिल उठा था। कॉल अटेंड करते हुए वो बोली, हेलो स्वीट हार्ट, मैं इस वक्त भाभी के घर आई हूँ डिनर करने। जी जी, हमाद साहब भी साथ हैं। नहीं, उस कंजूस ने कब दावत देना थी, भाभी ने बुलाया था। सच कसम से? ठीक है, मैं और हमाद आपको लेने आएंगे एयरपोर्ट पर। फ़ोन बंद करके वो हमाद से बोली, मोहतरम, आपके जीजा जी हफ्ते को आ रहे हैं, इन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाना है। मैं उसका नौकर नहीं हूँ। हमाद ने मुँह बनाया। ठीक है, तुम ना आना, मैं भाभी को साथ लेकर चली जाऊँगी। भाभी को साथ लेकर चली जाओगी? वो फारिग बैठी है ना? हमाद ने उसे चिढ़ाया। डॉक्टर साहब कहाँ पर होते हैं? मुस्कान उनकी बहस में मुखल हुई। लंदन में ENT में स्पेशलाइज कर रहे हैं। थ्रॉट का स्पेशलिस्ट तो तब मानूंगा जब तुम्हारी बोलती बंद करेगा। मग्स खा जाती हो आदमी का। हमारे उस पर चोट की। गला बंद करेगा तुम्हारा। मेरी आवाज़ तो उसे कोयल की बोली से भी ज़्यादा पसंद है। रोज़ाना मुझसे लोरी सुनकर सोता है। फरिया कहाँ हार मानने वाली थी। मेरा ख्याल है कहवा ड्राइंग रूम में बैठकर पीते हैं। मुस्कान ने मशवरा दिया, जिसे बगैर किसी तरद्दुद के दोनों ने मान लिया। खसूसी कहवा पीने के बाद फरिया हमाद से मुखातिब हुई। अब अगर मेहरबानी फरमाकर मुझे घर छोड़ आइए तो तुम्हारा एहसान होगा। बैठो ना। मुस्कान ने उसे रुकने की दावत दी। थोड़ी देर बाद चली जाना। नहीं भाभी, फरिया ने इनकार में सर हिलाया। काफ़ी देर होगी, ये ना हो पापा के हाथों बेइज्जती हो जाए। तो क्या? हमाद चोट मारने से बाज ना आया। पहली दफ़ा तो नहीं होगी कि घबरा रही हो। यूँ भी दिन में 3 वक्त तो होती है, सुबह, दोपहर और शाम। आज लेट नाइट भी सही। तुम्हारी बेइज्जती का तो कोई वक्त भी मुकर्रर नहीं था। अंकल को जब कोई काम ना होता वो तुम्हारी बेइज्जती करने लगते। अच्छा, अब अपनी लड़ाई बंद करो। मुस्कान ने हाथ उठाकर उन्हें रोका और फिर मुलाजमों को आवाज़ दी, शहनाज। जी बेगम साहिबा। वो दरवाजे पर नमूदार हुई। मेरी सिंगार में इस पर एक डब्बा रखा, बोले आओ। जी बेगम साहिबा। शहनाज सर हिलाते हुए उसकी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गए और फिर एक मखमली डब्बे के साथ लौटी। मुस्कान ने मखमली डब्बा खोलकर फरिया के सामने पकड़ा। एक कीमती और खूबसूरत हार जगमगा रहा था। ये मेरी तरफ से कबूल कर लो। तो भाभी, ये तो। फरिया सचमुच गुंग रह गई थी। इतना कीमती हार उसने ख्वाब में भी नहीं देखा था। भाभी भी कहती हो और तकल्लुफ़ भी करती है। प्यार से कहते हुए मुस्कान ने वो डब्बा उसे पकड़ा दिया। अपने हाथों से पहना भी दो ना। हमाद भी इतना कीमती तोहफा देखकर हैरान रह गया था। ये लें जी। मुस्कान ने वो हार फरिया की सुराहीदार गर्दन में पहना दिया। थैंक्स भाभी, फरिया ममनूनियत से बोली। हमाद ने कहा, अच्छा अब चलो, फिर शोर करोगी कि लेट हो गई हो। फरिया ने मुस्कान से अलविदाई मुआनका किया, उसे गाल पर बोसा दिया और एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा करके हमाद के साथ बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद वो कोठी से बाहर थे। हमाद, मुस्कान वाकई बहुत अच्छी, मुखलिस और प्यारी लड़की है। हाँ, तुम्हें एक हार क्या दे दिया, बुरी से अच्छी हो गई। नहीं, सच कह रही हूँ, कसम से। अगर वो मुझसे खूबसूरत नहीं तो कुछ कम भी नहीं है। ख़ासकर उसकी हयालूद हंसी तो जाने देखने वालों पर क्या क़यामत ढाँटती होगी। देखने वाले नहीं, वालियाँ कहो। मर्दों के सामने वो आती ही कब है। अच्छा, कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि हम उसे दौलत तो बटोर लें लेकिन कत्ल ना करें? हाँ है। उसे दानियाल साहब की कुटिया में रुखसत कर देते हैं और ख़ुद उस कोठी में आ जाते हैं। बेवकूफ़, कभी सोच कर बात ना करना। वो भुनाते हुए बोली। अच्छा अच्छा, जो मर्ज़ी आए करो। तुम तो शायद दौलत के लिए मुझे भी छोड़ दो। बकवास बंद करो। हमार ने उसे लिताड़ा। तुम भी मुंह बंद रखो। फरिया कब चुप रहने वाली थी। फरी, अगर ऐसा मुमकिन होता तो क्या मैं ख्वामखा किसी की जान लेता। और याद रखो, अगर इखलाकी कदरों के पीछे पड़े रहे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। सारी मेहनत अकालत चली जाएगी। हमाद, वो बहुत सादा है, इतनी कि अब क्या बताऊं। तूने देखा हमारी गपशप के दौरान कैसे खफीफ सी हो जाती थी। हमाद ने मुँह बनाया। मैं उसे पिछले 3 साल से देख रहा हूँ, तुमने आज देखा है? अच्छा, जो मर्ज़ी आओ करो जनाब, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
फरिया ने हतमी फैसला सुनाया कि उसका घर करीब आ गया था। तुम अपना काम 1-2 दिन में ख़त्म करने की कोशिश करो। फरिया मगरूर होते हुए बोली। वो तो समझो हो गया, 2 दिन से ज़्यादा लगे तो जो सज़ा सुनाओगे मुझे मंजूर होगी। 2 दिन का अरसा तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा है। बहरहाल इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, और ख्याल रखना इतनी सख्त डोज भी ना दे देना बेचारे को कि अपनी जान ही ले ले। जवाबन फरिया मुस्कुरा कर रह गई थी। उसे घर के सामने उतार कर वो वापस मुड़ गया। उनके जाते ही मुस्कान ने अपने कमरे में आकर सबसे पहले नमाज पढ़ी, फिर बेड पर लेट गई। कोई बात उसे खटक रही थी, मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर क्या बात उसे बेचैन किए हुए है। शायद दानियाल के साथ ये सलूक उसे मुनासिब नहीं लग रहा था कि फरिया उसे ख़तरनाक हद तक खूबसूरत लगी थी, और दानियाल की ये बात अब तक उसके जहन में थी कि एक बदसूरत से आप निभा नहीं कर सकती तो दूसरी कैसे करेगी, वो भी अपनी मोहब्बत में मुब्तला करके किसी चाहने वाले के साथ भाग जाएगी और फिर वहाँ से फ़ोन करके मुझे किसी तीसरी लड़की के ख्वाब दिखाकर तलाक ले लेगी। मुस्कान को लगा उस काले जादूगर की पेशन गोई पूरी होने वाली है। मेरी बला से होती रहे पूरी। उस बेहुदा ने तो मेरी दरख्वास्त को भी दरखोर इतना नहीं समझा। उसे दानियाल का इनकार बहुत बुरा लगा था। उसी वक्त अमान ने ख्वाबगाह में झांकते हुए अपनी वापसी से मतला किया। मैडम, आई हैव कम बैक। उसने मुस्कुराकर पूछा। रास्ते में झगड़ा तो नहीं किया था? ऐसा हो सकता है भला? कमीनी तुम्हारी तारीफ़ों पर शुरू हो गई थी, और मैं भला कभी ये बर्दाश्त कर सकता हूँ? छैलिस कहीं के। मुस्कान खिलखिलाकर हंस दी थी। मेरा ख्याल है आज मैं यहीं सो जाता हूँ, हमाद रोमानवी लहजे में बोला। जी थैंक्स। मुस्कान के दिल की धड़कन तेज़ हुई, मगर बज़ाहिर उसने नॉर्मल लहजे में कहा। उसे यकीन था कि अमान ने अगर ज़रा भी इसरार किया तो हथियार डाल देगी। वो अव्वल आखिर उसका शौहर ही तो था, और फिर इन दिनों काले जादूगर के सहर अंगेज लम्स के लिए उसका बदन बगावत पर आमादा था, और वो उसे भुलाना चाहती थी। बड़ी जालिम हो, वो मायूस कुन लहजे में कहते हुए बाहर निकल गया। अब तक उसे अपनी महबूबा के एहसासात की पहचान नहीं हुई। मुस्कान ने कदरे बेजारी से सोचा। उसे यह नाकदरी बहुत बुरी लगी थी। उसने उठकर दरवाज़ा अंदर से कुंडी किया कि कहीं वो पलट ना आए। शायद उसकी वापसी पर वो खुद को रोक ना पाती। वो अजीब मुतज़ाद ख्यालात की शिकार हो रही थी। हमाद को करीब भी नहीं आने दे रही थी, और चाहती थी कि वो उसके करीब आए। दानियाल से तलाक लेना चाहती थी, उसके के लिए भरपूर तगोदो भी कर रही थी, मगर उसके साथ ये ख्वाहिश भी रखती थी कि वो उसके अलावा किसी को इतनी चाहत न दे और जो दावे उसने किए उन पर पूरा उतरे। फरिया को देखने के बाद उसे यकीन हो चला था कि दानियाल हार जाएगा। ऐसी लड़की को नज़रअंदाज करना मुश्किल नहीं नामुमकिन था। एक बार उसके जी में आया कि दानियाल को कॉल करके फरिया के बारे बता दे, मगर फिर खुद को मलामत करके वो सोने लेट गई। हस्बे मामूल उसे दानियाल सपने में मिला। पहले वो उससे शिकवे करता रहा, फिर फरिया का प्यार पाकर मुस्कान की तौहीन पर भी तैयार हो गया। उसने उससे खूब गालियाँ बकी, बेवफा, तवाइफ, चुड़ैल, डाइन और पता नहीं क्या क्या कहता रहा। सुबह की नमाज़ पढ़कर वो दोबारा लेट गई थी। रात को 2-3 बार जागने की वजह से उसे तबीयत मज़महल सी लग रही थी। नाश्ता करने को भी उसका दिल न चाहा। उसकी आंख मोबाइल फ़ोन की घंटी से खुली। किसी नामालूम नंबर से कॉल आ रही थी। तकिए से टेक लगाकर उसने कॉल रिसीव की। यस बाजी, उम्मे मुकर्रम ख़ान बोल रहा हूँ। है कौन मुकर्रम ख़ान? उसे हैरानी हुई थी। बाजी, हम आपका दुकान का मुलाजिम है ना? आपका नंबर दानियाल साहब ने दिया था। कह रहा था कि उसने नौकरी छोड़ दी है और अब हम खुद बेगम साहबा से पूछ लिया करें। अच्छा ठीक है खान साहब, आप इत्मीनान से अपना काम करते रहिए। अगर ज़रूरत महसूस करो तो अपने साथ कोई दूसरा मुलाजिम भी रख लो। मेहरबानी बाजी। और पैसों का क्या करना है? कौन से पैसे? मुकर्रम खान की बात उसकी समझ में नहीं आई थी। 1,70,000 रुपये दानियाल साहब के पास थे। उसने 6,000 रुपये अपना 3 हफ्तों का मजदूरी काटा और बाकी हमको दे दिया कि बेगम साहबा को दे देना। बाकी खुद हमने जो 3 दिन अकेला काम किया उसका भी रकम पड़ा है। ओह, उसे दानियाल की गैरत पर हैरत हुई। साथ ख्याल आया कि 1,00,000 रुपये जो उसने पहली सैलरी की मद में दिया था वो भी उसने वापस कर दिया होगा। अच्छा खान साहब, ये सारी रकम तुम अपने पास रखो, बाद में बता दूंगी कि इसका क्या करना है। बाजी, हमारा तनख्वाह का क्या होगा? मुकर्रम खान ने झिझकते हुए पूछा। आपकी तनख्वाह कितनी है? हमको पता नहीं है बाजी, दानियाल साहब ने भी नहीं बताया था। अब तक महीना पूरा नहीं हुआ ना? मुस्कान ने हंसकर पूछा। अच्छा, कितनी तनख्वाह लेना चाहोगे? सादा दिल पठान बोला। कम अज़ कम 12-13 हज़ार तो होनी चाहिए ना बाजी? नहीं, 12-13 नहीं। मुस्कान शरारत पर उतर आई। 10,000 से कम पर तो काम नहीं कर सकता बाजी। नहीं, 10 भी नहीं।
ठीक है बाजी, इस महीने जितनी चाय दे देना, हमने मुकर्रर नहीं किया था। इसके बाद अगर 10 देना है तो ठीक है, वरना कोई और बंदा ढूंढो। उसने सोचा, कितनी मुख्तसर सी ख्वाहिशें हैं। उसे दानियाल याद आया जिसने 3 हफ्तों के 6,000 रुपये लिए थे, गोया 1 हफ्ते के 2,000 और महीने के 8,000। अच्छा खान भाई, 20,000 तनख्वाह ठीक रहेगी? बाजी ये तो कुछ ज़्यादा है। अच्छा 22,000? बाजी मजाक तो ना करें। मुकर्रम खान झिम गया था। बड़े भाई से मजाक नहीं किया जाता खान जी, पर इतना ज़्यादा रकम? अच्छा खान भाई, ऐसा है कि यह दुकान आप तनहा चलाते हैं या कोई मुलाजिम साथ रखते हैं? आपको मैं माहाना 25,000 दूंगी। अगर मुलाजिम रखोगे तो उसे अपने 25,000 से तनख्वाह दोगे। बाकी जो बचत तुम्हारे पास है, इससे दुकान का सामान खरीद लो और इसके बाद जो बचत हो वो अपने पास इकट्ठी करते रहना। इसका मसरफ मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। ठीक है बाजी, वो भरपूर खुशी से बोला। अल्लाह पाक आपको बहुत सारा खुशियाँ दे। मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कॉल मुनक़ता कर दी और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने दिल ही दिल में इरादा कर लिया था कि दानियाल से तलाक लेने के बाद ये दुकान और मकान दोबारा दानियाल के हवाले कर देगी। उसे यकीन था कि फरीहा का दीवाना बनने के बाद वो उसके आगे चूँ चरा नहीं कर सकेगा। हेलो, उसने अनजान नंबर से आने वाली कॉल अटेंड की। दानियाल साहब बात कर रहे हैं? मुतरन्नुम नस्वानी आवाज़ सुनकर वो हैरान रह गया था। जी दानियाल ही बात कर रहा हूँ। दानियाल, मैं फरीहा बोल रही हूँ। याद है ना उस दिन अमाद के साथ होटल में आपसे मुलाकात हुई थी? जी मैडम। वो खुश शक्ल लड़की उसे कैसे भूल सकती थी? क्या इस वक्त उसी होटल में आ सकते हो? उसने दिलअवेज़ लहजे में पूछा। खैर तो है? वो मुतरन्नुम हंसी अनायत करते हुए बोली। डर लग रहा है मुझसे, इतनी बुरी शक्ल तो नहीं है मेरी। उसकी शक्ल दानियाल के हाफ्ते से मिटी नहीं थी। वो बेसाख्ता बोला, आप तो लाखों करोड़ों में एक हैं। अच्छा आइए ना, आपसे एक ज़रूरी बात करना है। ठीक है मैडम, मैं थोड़ी देर में पहुंच जाता हूँ। क्या फरी या फरीहा नहीं कहा जा सकता? वो मसनूई नाराज़ी से बोली। मैं आप वो गड़बड़ गया। उस दिन तो उसने दानियाल की काफ़ी तौहीन की थी, मगर आज फ़ोन पर उसका लहजा शहद में डूबा हुआ लग रहा था। फरीहा ने उसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा, अच्छा यहाँ आओ, फिर बात करते हैं। जी अच्छा, कहकर उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। वो 3 दिनों के मैले कपड़े पहने हुए था। मुस्कान के जाने के बाद वो नहा भी नहीं सका था। बस 5 वक्त वज़ू कर लेता है। गैर औरत के पास जाते उसे झिझक महसूस हुई कि इसी तरह मैले कुचैले हुलिये में चला जाए। वो गुस्ल खाने में घुस गया। थोड़ी देर बाद वो मतलूबा होटल की तरफ जा रहा था। फरिया उसे मुंतज़िर मिली, हल्के गुलाबी रंग के सूट में। वो क़यामत ढा रही थी। उसे देखते ही वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। थैंक्स तानी, आपने मुझे मायूस नहीं किया। उसने मसाफ़े के लिए उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। दानियाल हैरत से शशदर रह गया था। उसका बेतकल्लफ़ाना रवैया, बेबाकाना अंदाज और आंखों से फूटती चाहत, सब कुछ उसके लिए अछूता और हैरत अंगेज़ था। उसने अपना खुरदरा हाथ उसके मुलायम हाथ में दे दिया, जिसे उसने बड़े मायने खेज़ अंदाज में दबाकर छोड़ दिया था। बैठिए, उसे बैठने का कहकर वो खुद भी बड़े अंदाज से बैठ गई। कहीं मेरी बेतकल्फ़ी बुरी तो नहीं लगी? दानियाल की खामोशी को देखकर उसने ऐसे मासूमाना अंदाज में पूछा कि दानियाल का दिल धड़कने लगा। बुरा तो नहीं लगा मैडम, अलबत्ता हैरानी ज़रूर हुई। भला वो क्यों? उसने शरारत से आंखें पटकी। गोया उसने अपने तर्किश के सारे तीर चलाने का फ़ैसला कर लिया था। क्योंकि पिछली बार आप थोड़ी तल्ख हो गई थी और आपके अल्फाज अब तक मेरी यादाश्त में ज़िंदा है। फरिया चेहरे पर नदामत भरे तासुरात उजागर करते हुए बोली, दानियाल साहब, मुझे अपनी ज़्यादती का एहसास है और आपको इसीलिए बुलाया कि माफ़ी तलब कर सकूं। जाने उस दिन मुझे क्या हो गया था। कसम से आप मुझे ना तो बदसूरत लगे थे और ना कोई और कमी देखी थी मैंने। बस आपकी तवज्जो की कमी मुझे ऐसा रवैया अपनाने पर मजबूर कर गई। तवज्जो की कमी? दानियाल की आंखों में छुपी हैरत गहरी हो गई थी। हाँ, तवज्जो में कमी। याद है आपने क्या कहा था? इस सेठ सादी को मुझसे खूबसूरत बताया था। और एक लड़की भला कब दूसरी लड़की से कमतर होना पसंद करती है? मैडम, शायद मुझसे गलती हो गई थी कि अपने दिल की बात ज़बान पर ले आया था, मगर बाखुदा ऐसा मैंने आपकी तौहीन के लिए नहीं कहा था। असल वजह यह थी कि एक तो मैं ऐसी महफिल के आदाब से नावाकिफ़ हूँ कि कभी लड़कियों की मैयत में बैठने का मौका नहीं मिला, और दूसरा आप जानती हैं, हर किसी को अपनी चीज़ पसंद होती है, और वो मेरी होने वाली दुल्हन थी। दुल्हन? फरिया ने मुँह बनाया। पागल, वो फ़कत आपको इस्तेमाल कर रही थी। शायद आप सच कह रही हैं। मुस्कान के जिक्र पर उसे बाएं साइड की पसलियों के नीचे मीठा मीठा दर्द महसूस होने लगा। शायद नहीं, यकीनन कहो, उसे अपने प्यारे शौहर हमाद के पास लौटना था। फरिया ने जहरीले लहजे में इंकशाफ किया।
हमाद? तानियाल की आंखें हैरत की शिद्दत से फैली। जी हाँ, हमाद, वही हमाद जिसने आपको उस शादी के लिए तैयार किया था। मगर वो तो आपका मंगेतर। ये भी महज झूठ है। उसने मुझे भी धोखे में रखा। वो मुझसे भी शादी करना चाहता है कि मैं उसे खूबसूरत लगती हूँ, और मुस्कान को भी छोड़ना नहीं चाहता कि वो सेठजादी है। मुझे पहले इल्म नहीं था कि मुस्कान उसकी बीवी है, जिसे वो एक दिन गुस्से से तलाक दे चुका है और अब दोबारा उससे शादी रचाना चाहता है। ये बात मुझे कल अपनी एक सहेली की ज़बानी मालूम हुई और मैं इस धोखेबाज पर थूक कर चली आई। तानियाल खामोश रहा था। खामोश क्यों हो गए? क्या मेरी बात पर एतबार नहीं है? आप सच कह रही हैं। कल यही बात मिशी ने मुझसे भी की थी कि वो अपने पहले शौहर के पास वापस जाना चाहती है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसका पहला शौहर कौन है। तुम उस बेवफा को मिशी कहते थे, पर यह आपसे तुम पर आ गई। दानियाल ने इस बात में सर हिला दिया। ऐसी औरतें प्यार के काबिल नहीं होती दानियाल, जो किसी के प्यार, मोहब्बत और वफा को दौलत के तराजू में तोले। उसे क्या पता मोहब्बत क्या है। ऐसी खुदगर्ज अपने भले की मतलाशी होती हैं। मिशी के मुतालिक ऐसे रिमार्क सुनकर वो तड़प कर रह गया। मैडम प्लीज़ ऐसा ना कहिए, उसे कुछ भी ना कहिए। क्यों ना कहूँ? फरी बुफर गई। सेठजादी को इतना एहसास भी ना हुआ कि एक मासूम जवान पर क्या गुजरेगी। बस अपना उल्लू सीधा करके चलती बनी। मैडम, आपने मुझे क्यों बुलाया है? दानियाल ने मौजू बदली किया। उससे मुस्कान के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं हो सकती थी। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? फरिया ने अपनी बड़ी बड़ी शरबती आंखों से उसे घूरा। क्या मतलब? दानियाल हैरान रह गया था। तानी, पता है एक औरत क्या चाहती है? कार, कोठी, बंगला? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन आसाइशों से वो सुकून हासिल नहीं कर सकती। उसे तो बस एक ऐसा शौहर चाहिए जो उसके नाज उठाता रहे, उसका वफादार रहे, उसे सर आंखों पर बिठाए, उसकी हर ख्वाहिश को हुक्म समझे, उसे इतना प्यार दे कि वो खुद को भूल जाए, चाहे उसकी शक्ल सूरत कैसी ही क्यों ना हो, देखने में वो जैसा भी लगता हो। बस यही हर लड़की की ख्वाहिश होती है। गो कुछ ना आकबत अंदेश इस बात को समझ नहीं पाते, और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो कुछ बाकी नहीं बचा रहता। और याद है पहली मुलाकात में तुमने उससे मिलती जुलती बातें की थी? हाँ याद है। तानियाल ने इस बात में सर हिलाया। तो मैं भी तो एक लड़की ही हूँ, परिया ने ख्वाबनाक लहजे में कहा। उसे लगा वो अदाकारी नहीं कर रही, बल्कि यही हकीकत भी है। तानियाल जानबूझकर अनजान बन गया। ना मालूम उसका दिल क्यों लर्जने लगा था। अल्लाह पाक आपके नसीब में ऐसा ही चाहने वाला लिख दे, आमीन। वो चाहने वाला दानी भी तो हो सकता है। मैडम, आप मेरी कहानी सुनना पसंद करेंगी? हाँ, फरिया ने दिलचस्पी जाहिर की। जवाबन दानियाल ने चंद लम्हे सोचकर वाक़यात को जहन में तरतीब दिया और फिर बोला, मैडम, मैंने एक मज़दूर घराने में आंख खोली। मेरा बचपन और लड़कपन ऐसे ही गुजरा जैसे गरीब बच्चों का गुजारा करता है। मैं नाहम जमात में था कि अब्बू जान का इंतकाल हुआ। मुआशी मिसाल ने आंखें दिखाई। पढ़ाई तर्क करके मैंने अबाई पेशा इख्तियार किया। लड़कपन में मजदूरी कितनी सख्त होती है, इसका अंदाज़ा करना शायद आपके लिए मुश्किल ना हो। बहरहाल अल्लाह पाक ने तौफीक दी और मैंने घर का चूल्हा बुझने न दिया। लेकिन ज़िंदगी में खाना पीना ही सब कुछ नहीं होता। ख़ासकर जवान बदन के तकाज़े अजीब किस्म के सोचों और ख़यालात को जन्म देते हैं। एक नौजवान के लिए सबसे ज़्यादा पुरकशिश औरत की ज़ात होती है। वो ऐसी औरत के ख्वाब देखता है जिसकी तरह खूबसूरत कोई दूसरी ना हो। बल्कि मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हर जवान का ख्वाब मैडम फरीहा जैसी लड़की होती है। मेरा भी यही ख्वाब था। वो एक लम्हा सांस लेने को रुका। फरीहा को लगा वो आज इसी नशिस्त में अपना मकसद हासिल कर लेगी। दानियाल की बात जारी रही। मगर तलाश बसियार के बावजूद खूबसूरत और दिलकश लड़की तो दरकनार, सिर्फ लड़की ना मिल सकी। किसी जगह गुर्बत आड़े आई, किसी जगह मेरी शक्लो सूरत। तंग आकर मैंने चोर रास्ते से उस जिन्स नायाब को पाने की कोशिश की और एक कस्बी के घर जा निकला। मगर यकीन करो मैडम, औरत की ये तजलील मुझसे देखी ना गई। मैंने कभी इस तरह औरत की ख्वाहिश नहीं की थी। मैंने उसे छुए बगैर भाग निकला। वहाँ मौजूद बूढ़ी दलाला ने मुझ पर आवाज़ें कसे, मगर मैं गैरत के नाम पर भी वो बेगैरती ना कर सका। मेरे पाक परवरदिगार ने मुझे बचा लिया, लेकिन यह तजर्बा मेरे दिल से सिन्फ नाजुक की मोहब्बत ख़त्म ना कर सका। और दानियाल सारे वाक़यात तफसील से फरिया के गोश गुजार करता गया। और फिर एक दिन मुझे हमाद भाई मिला और उसकी बदौलत मुझे मुस्कान नसीब हुई।
सच कहूँ तो उस जैसी ना पहले कभी देखी और ना फिर कभी मुमकिन है। मैंने उसे इतनी चाहत दी, इतना प्यार दिया, इतनी तवज्जो दी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो किसी और का नसीब, किसी और की किस्मत है। वो चली गई, मुझे छोड़कर चली गई। वो क्या कहते हैं, प्यार की राह पे उंगली थामे अंधाधुंध चल पड़ते हैं, नासमझी में मर जाते हैं हमसे सीधे साधे लोग। दानियाल की आंखें नमकीन पानी से लबरेज हो गई। वो ठंडा सांस लेते हुए बोला, मुझे क्या पता था वो किसी गर्ज से मेरे पास आई है, और पता है उसने एहसास गुनाह कम करने के लिए मुझे कार, मकान और एक दुकान बना कर दी। मगर ये भूल गई कि मैं दौलत का नहीं, उसके प्यार का भूखा हूँ। दौलत के हसूल के लिए मैंने बहुत कोशिश की, मगर बाखुदा इन कोशिशों का मकसद दौलत नहीं बल्कि दौलत के हसूल के पसे पर्दा शरीकी हयात का हसूल था। और मिशी को पाने के बाद मेरे सपनों को ताबीर मिली। उसने चंद हफ्तों की सूरत में प्यार की जो भीख मेरी झोली में डाली है वो मेरी ज़िंदगी का हासिल है। मैडम, आप यकीन करें, अब मुझे कोई लड़की अच्छी नहीं लगती, कोई भी नहीं। बस मिशी का सोचना, उसके ख्वाब देखने, उससे ख्यालों में बातें करना, उसे सताना, उसे मनाना और बस उसके अलावा कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं चाहिए मुझे। मैं जानता हूँ वो अब मुझे नहीं मिल सकते। हमाद साहब के मुकाबले में मेरी शक्ल सूरत बस सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। इसी तरह शायद उसने मिशी को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत भी दी हो। फरिया सांस रोक के उसकी कहानी सुन रही थी। उसके एहसासात अजीब से हो रहे थे। उसके जहन में ख्याल आया कि हमाद भी मुझे इतना ही चाहता है। जवाब उसे नफ़ी की सूरत में मिला। अगर वो उसे इतना चाहता तो यूँ दौलत की खातिर मुस्कान के दर पर न पड़ा होता। अगला सवाल उसने खुद किया, क्या मैं उसे इतना चाहती हूँ? इस मर्तबा भी हासिल जवाब नफ़ी ही निकला। मैंने भी तो दौलत के लिए, अपने महबूब के लिए दूसरा हिस्सेदार तस्लीम कर लिया। मैडम, किस सोच में पड़ गई हो? उसे खामोश पाकर दानियाल ने सवाल किया। वो चौंक गई। फ़ौरन उसका जहन अपने मकसद की तरफ मुतवज्जे हुआ। दानी, मैंने कोई सवाल किया है? क्या मैं मुस्कान की जगह ले सकती हूँ? वो लगी लिपटी रखे बगैर बोली। मैडम, बचपन ही से हूरों के हुस्न के चर्चे सुनता आ रहा हूँ और यकीन से कह सकता हूँ कि अगर अल्लाह पाक किसी हूर को ज़मीन पर उतार दे तो शायद वो आपको देखकर शर्मसारी से वापस लौट जाए। फरिया को उसकी तारीफ़ का बेसाख्ता अंदाज़ बहुत अच्छा लगा। वो खिलखिला के हंसते हुए बोली, दानी, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। सवाल ये है कि क्या मैं मुस्कान की जगह ले सकती हूँ? इस मर्तबा दानियाल ने खामोशी से सर झुका लिया। दानियाल, क्या वो मुझसे खूबसूरत है? फरिया की सांस उथल पुथल होने लगी। दानियाल उसे हैरान किए दे रहा था। नहीं मैडम, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो किसी से भी पूछा जाए तो वो यही कहेगा, मैडम फरिया खूबसूरत है। लेकिन क्या? उसने बेसब्री से पूछा। वो साफ गोई से बोला, वो आपसे खूबसूरत नहीं है, पर मुझे लगती है, हर किसी से ज़्यादा प्यारी लगती है। क्या मुझे ठुकरा दोगे? उसे अपनी आवाज़ पाताल से आती महसूस हुई। उसे लगा वो सचमुच दानियाल से मोहब्बत की भीख मांग रही है। मैडम, मैं नहीं जानता आपकी इस ऑफ़र के पीछे क्या मकसद बना है। अलबत्ता ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कम अज़ कम आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। लेकिन आप किसी गर्ज़ के बगैर आई होती और सचमुच आपके दिल में मेरी मोहब्बत छुपी होती, तब भी मैं आपका साथ न दे पाता। हालांकि आप जैसी सूरत गदाओं के नहीं, शाहों के हर्म की ज़ीनत होती है। फिर भी इस फ़कीर को बस मिशी चाहिए। फरिया को हैरत का झटका सा लगा। वो सादा दिल मजदूर इतना ख़तरनाक किस्म का क्याफ़ा शनास होगा, उसे मालूम नहीं था। खामोश रहना उसके अंदाजे को सच्चा साबित करना था। वो गुस्से से गोया फट पड़ी। शट अप! क्या मैं तुम्हें धोखेबाज लगती हूँ? हर लड़की को तूने मुस्कान समझ रखा है। ये कहते ही वो अपनी जगह से खड़ी हो गई, मगर इससे पहले कि वो रवाना होती, दानियाल ने उसका मुलायम हाथ पकड़ लिया। नहीं मैडम, ऐसे नहीं, बैठो, मेरी बात सुनो। उसके हाथ को कई बार हमाद ने पकड़ा था, मगर इस काले के खुरदरे हाथों में जाने कौन सा जादू था कि फरिया के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। अजीब किस्म की ख्वाहिशों ने सर उभारने लगी। दानियाल की जुर्रत उसे हैरान कुन लगी। वो सख्त लहजे में बोली, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। दानियाल ने इनकार में सर हिलाया। छोड़ो वरना सबके सामने थप्पड़ लगा दूंगी। उसने गुस्सा जाहिर किया। नहीं मारूंगी। दानियाल ने इत्मीनान में फ़र्क नहीं आया। क्यों नहीं मारूंगी? इसको दो जवाब है। नंबर 1, थप्पड़ मारने वाले धमकी नहीं देते, और नंबर 2, इतने नाजुक हाथ जब इस थोबड़े पर लगेंगे तो दर्द नहीं करने लग जाएंगे। क्या? फरिया के चेहरे पर मुस्कुराहट ज़ाहिर रही और वो बैठ गई। दानी, क्या ये बातें हमेशा हमेशा के लिए मेरा नसीब नहीं बन सकती? मैडम, अगर आप अपना मतमाए नज़र बता दे तो मेहरबानी होगी। फरिया ने पैंतरा बदला।
तानी, सच तो यह है कि मैं एक गरीब लड़की हूँ। तुम्हारी मुस्कान ने वादा किया कि अगर मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ तो वो मुझे माला माल कर देगी। बस लालच में आ गई। हमाद ऐसे मुझे धोखा दे चुका है। अब ज़िंदगी का कोई मसरूफ़ ही नज़र नहीं आता। मैडम, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। मैं मिशी की जगह किसी को नहीं दे सकता। अगर आपसे शादी कर भी लूँ तो मिशी मुझे नहीं भूलेगी और शायद दिन रात उसका तज़किरा आपसे बर्दाश्त ना हो। सबसे बढ़कर मिशी को तलाक मैं इस सूरत में भी नहीं दूंगा। वो बासानी अदालत से खुला ले सकती है। पर एक बार फिर उसे समझाने जुट गई। तान्याल ने उसकी तायद में सर हिलाया। बेशक ले सकती है, बल्कि उम्मीद वासिक यही है कि जज भी मुझे देखते ही बगैर किसी दूसरी दलील के केस का फैसला मिशी के हक़ में कर देगा। तो फिर ये कि मैं इसके बाद भी मिशी को तलाक नहीं दूंगा। सारी ज़िंदगी उसके इंतज़ार में गुजार दूंगा। अगर पूरी दुनिया भी उसे धुतकार देगी तब भी मेरी बाहें उसे गले से लगाने के लिए फैली रहेंगी और मेरी आंखें उसकी राह में बिछी रहेंगी। वो क्या कहते हैं, हम ये आंखें तुम्हारे रास्ते में ज़िंदगी भर बिछा के रखेंगे। फरिया ने दोनों हाथों से सर थाम लिया। तान्याल उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ था। तानी, वो इस हठ धर्मी पर मुश्तइल होकर तुम्हें कोई नुकसान भी पहुंचा सकती है। हाँ, ये धमकी वो दे चुकी है। उसे तो मैंने मतला कर दिया था। आप सुन लें कि अब मुझे मौत ज़िंदगी से ज़्यादा प्यारी लगने लगी। मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा मिशी की जुदाई था। वो मैं झेल चुका हूँ। अच्छा, पता है सुबह से हम बातें कर रहे हैं लेकिन खाने पीने के बारे बेटे को कुछ नहीं बता सके हैं। फरिया ने हंसते हुए मौजू बदला। तान्याल की नफ्सियात देखकर उसे वो आसान काम बहुत मुश्किल लगने लगा था। दानियाल ने पूछा, आप बताइए क्या पसंद करेंगी? मेहमान तुम हो। नहीं, ये आपका घर नहीं होटल है और होटल का बिल मर्द के ज़िम्मे होता है। कुछ भी कहो, बुलाया तो मैंने था। फरिया अड़ गई। भाई, चाय और कुछ खाने को ले आ। तान्याल ने करीब से गुजरते बहरे को ऑर्डर पास कर दिया। तानी, मैं इतनी गरीब नहीं हूँ जितना तुमने समझ लिया है। अच्छा छोड़ो इस लायानी बहस को। मेरी एक बात मानोगी? सुनकर ही कुछ बता सकोगी? फरिया ने सोचते हुए जवाब दिया। नकाब ओढ़ा करो। क्या? वो मुतअज्जिब अंदाज में हंसी। भला ये क्या बात हुई? मैडम, ज़रा दाएं बाएं की टेबल्स पर नज़र दौड़ाओ। हाँ तो क्या है? उसने चारों तरफ सरसरी नज़र डाली। ज़्यादातर मर्द उसी की जानिब मुतवज्जे थे और इस किस्म की भूखी नज़रों की वो आदी हो चुकी थी। हरामखोर गिद्ध भी इन्हीं नज़रों से अपने शिकार को घूरते हैं। वो बेपरवाही से बोली। तो घूरते रहे, मुझे क्या? शायद तुम्हारे शौहर को ये पसंद ना आए। यकीन करो, मैं बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किए बैठा हूँ। अगर आपकी गलती ना होती तो अब तक जाने कितनों का गिरेबान थाम चुका होता। मगर क्यों? उसकी हैरानी दो चंद हो गई। मैडम, अगर आप मेरी होती तो मैं कैसे बर्दाश्त करता कि कोई आपको देखे। हा, गोया तुम मुझ पर किसी की नज़र भी ना पड़ने देते। हाँ, किसी भी गैर मर्द की नज़र ना पड़ने देता। आप ज़रा दाएं तरफ 5वीं मेज़ पर बैठी लड़की को देखिए। मतलूबा जानी फरिया को एक नकाबपोश लड़की अपने साथी के साथ बैठी नजर आई। मैडम, पता नहीं वो खूबसूरत है या बदसूरत, लेकिन उसके सामने मौजूद मर्द जो यकीनन उसका शौहर होगा, उसे मालूम है वो कैसी है। बाकी मर्दों की गंदी नज़रों से वो बची हुई है। अगर शौहर को वो पसंद है तो उसे किसी दूसरे की पसंदीदगी की क्या ज़रूरत, और अगर शौहर को ना पसंद है तो किसी दूसरे की पसंदीदगी से उसे क्या हासिल। मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक मर्तबा दुल्हन को सजाया जा रहा था। जो औरत आती उसके हुस्न की तारीफ़ करती, मगर वो दुल्हन इन सारी तारीफ़ों से बेनियाज किसी गहरी सोच में थी। एक करीबी सहेली ने उससे पूछा कि सब औरतें तुम्हारी तारीफ़ कर रही हैं, तुम्हें इस बात पर खुशी नहीं हो रही? उस दुल्हन ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहने लगी, खुशी तो तब होगी कि जिसके लिए मुझे सजाया जा रहा है उसे भी उतनी खूबसूरत और प्यारी लगूं। इन सब औरतों की तारीफ़ या तनकीद से मुझे क्या हासिल? तान्याल की बात ने उसे सोच में डाल दिया था। एकदम उसे चुपती नज़रों का एहसास हुआ और वो कसमसा कर रह गई। उसी वक्त बैरे ने भी आकर उनके सामने चाय और खाने के लवाजमात रख दिए थे। मैडम, मेरी बात बुरी तो नहीं लगी? नहीं। उसने गले में झूलता मुख्तसर सा दुपट्टा सर पर जमाने की कोशिश की, मगर वो फैशनेबल दुपट्टा औरत की तकरीम के तकाजे कहाँ पूरे कर सकता था। मैं जानता हूँ आप शायद मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह रही हैं, मगर फरी यकीन करो ये औरत की तौहीन है। बहुत सौ को कहते सुना है कि पर्दा आंख का होता है। अगर यूँ है फिर तो सारे कपड़े उतार देने चाहिए, क्योंकि हया वाला बगैर कपड़ों की औरत को भी नहीं देखेगा, और बेहया के तस्वुर में तो कपड़ों वाले भी बरहना है। वो मैडम से बरारास्त फरी कहने पर उतर आया। बहुत सख्त बात कह दी है तुमने। फरिया संजीदा हो गई थी। हाँ, मगर हकीकत है। आपने ये भी सुना होगा कि मगरिब ज़दा बीमार ज़हनियत की औरतें आज़ादी और नस्वा के खुशकुन नारे, मर्दों के शाना बशाना चलने के दावे, और मर्द औरत एक गाड़ी के दो पहिए हैं जैसी कहावतें सुनाकर शोर मचाती रहती हैं। कोई उनसे पूछे क्या आज़ादी का मतलब लिबास की कैद से आज़ाद होना है?
मर्दों के शाना बशाना चलने का मतलब मर्दों की मुश्किलात में उनका हाथ बटाना है, या कि गैर मर्दों के हाथों में हाथ डालकर अपनी इज्जत का जनाजा निकालना है। और जहाँ तक एक गाड़ी के दो पहियों का ताल्लुक है, तो गाड़ी तभी चलती है जब दोनों पहिए अपनी अपनी जगह घूमते हैं। अगर दोनों पहिए एक साइड पर लगा दे तो गाड़ी ने गिरना ही है। मर्द की जिम्मेदारियां घर से बाहर की और औरत की घर की हदूद में। कितनी प्यारी और मुनासिब तकसीम है। एक औरत को शौहर, भाई और बाप को खाना पेश करना बुरा लगे और घर मर्दों के सामने वेटरट्रेस की ड्यूटी करते हुए वो खुद को आज़ाद महसूस करे, क्या अंधी मंतक है। परिया मुतासिर कुन लहजे में बोली, दानी तुम्हारी तालीम मिडल है और बातें प्रोफेसरों की तरह कर रहे हो। आपने मेरी बात मानना है कि नहीं। दानी मुझे अजीब सा लगेगा। वो सचमुच रुहान सी होने लगी। नहीं लगेगा, आप उठिए, चलिए मेरे साथ। वो खड़ा होते हुए बोला। मगर कहाँ चलना है कि नहीं। वो मिसर हुआ। अच्छा चलती हूँ। वो खड़ी हो गई। दानियाल ने काउंटर पर जाकर बिल अदा किया। फरिया जाने क्या सोचकर खामोश रही थी। थोड़ी देर बाद वो टैक्सी में बैठे मार्केट का रुख कर रहे थे। एक कपड़े की दुकान से दानियाल ने काले रंग की खूबसूरत सी चादर खरीदी और फरिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो और ये ओढ़ो। पागल, उसने हौले से मुस्कुराकर कहा और चादर लेकर ओढ़ ली, यूं कि उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी। है औरत का जेवर है फरी, दानियाल चाहत से बोला। और आओ, अब तुम्हें घर छोड़ दूँ। तानी, कल मिलने आओगे। नहीं, दानियाल ने नफ़ी में सर हिलाया। कल से मैं मजदूरी के लिए जाऊंगा। क्या? अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। मुस्कान से सौदा नहीं करना। कैसा सौदा? तलाक के बदले कार, दुकान और मकान लेने का सौदा? नहीं, वो क्या कहते हैं, दिल में होता तो किसी तौर निकल भी जाता। अब तो वही शख्स बहुत दूर तलक है मुझ में। अगर मैं कहूँ फिर भी नहीं। फरिया ने बड़े मान से कहा। फरी, तुम बहुत अच्छी हो। मैं जानता हूँ मुझे मौत के हवाले करने पर तुम कतई तैयार नहीं होगी। इस मर्तबा फरिया खामोश हो गई थी। उसे महसूस हुआ वो काला उसे बहुत अच्छा लग रहा है, अपना अपना, बहुत करीबी, कोई ऐसा जिसे वो बरसों से जानती है, कोई ऐसा जिससे वो और बात मनवा सकती है, कोई ऐसा जो उसकी बहुत इज्जत और ख्याल रखने वाला है, और कोई ऐसा जिसकी जान उसे अजीज़ है। खफा हो? उसे खामोश पाकर दानियाल ने पूछा। नहीं। चुप क्यों हो गई? यूं ही, कहने को कुछ रहा ही नहीं है, क्या कहूँ। दानियाल फीकी मुस्कुराहट से बोला। मैं तुम्हें बहुत बदसूरत लगता हूँ, है ना। फरिया ने उसकी आंखों में झांका और फिर उसका खुरदरा हाथ अपने मुलायम हाथों में थामते हुए बोली, अगर घंटा भर पहले मुझसे ये पूछा हो जाता और मैं सच बोलने पर मजबूर होती तो मेरा जवाब इस बात में होता। और अब वो चल हमें उसके चेहरे को घूरती रही और फिर बेसाख्ता झुककर उसने दानियाल की हथेली पर याकूती लब रख दी। दानियाल की आंखों में नमी जाहिर हुई। फरी, काश तुम मुझे मिशी से पहले मिली होती। ये कहकर उसने ड्राइवर से टैक्सी रोकने को कहा। उसने साइड पर करते हुए टैक्सी रोक दी। क्या हुआ? फरिया ने पूछा। फरी, अपना बहुत ख्याल रखना, बहुत ज़्यादा। आइंदा मुझे कॉल करने की कोशिश ना करना। मैं तुम्हारी चाहत के काबिल नहीं हूँ। एक तही दस्त और मुफलिस शख्स हूँ। एक दिल था मेरे पास जो अब किसी और के कब्ज़े में है। तानी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे बारे अच्छी सोच रखता हूँ। सच की मिलावट से उसे तल्ख नहीं करना चाहता। ये कहकर उसने जेब से अपनी आखिरी पूंजी निकाली और टैक्सी ड्राइवर को किराए की मद में दे दी। वहाँ से उसे पैदल ही घर जाना था। फरिया उदासी से उसे जाता देखती रही। उसके दिल में उस मुखलिस, सादे और महरूम शख्स के बारे बहुत ज़्यादा हमदर्दी जमा हो गई थी। बाजी चलें? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। उसने चेहरे से लिपटी चादर दुरुस्त करते हुए कहा, हाँ चलो। और ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाते हुए टैक्सी आगे बढ़ा दी। आई एम वेरी सॉरी हमाद, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं नाकाम हो गई हूँ। फरिया की बात सुनकर हमाद शशता रह गया था। पहले ही दिन नाकामी का एतराफ़ कर रही हूँ। हाँ, क्योंकि वो जान तो दे सकता है, मुस्कान को तलाक नहीं दे सकता। मतलब उसे ज़िंदगी अजीज़ नहीं है। हमाद के लहजे में दरिंदगी झलकी। हमाद, तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। फरिया के लहजे में छुपी घबराहट उसे हैरान कर गई। फरी, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ, उसने गड़बड़ाते हुए वजाहत की, लेकिन मैं तुम्हें कातिल नहीं देखना चाहती। शट अप यार, हमाद ने उसे झिड़का। मेरे सारे मंसूबे किरा में एक अहमक रोड़े अटका रहा है और तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। यू शट अप। फरिया तप कर बोली। वो मेरा यार है, ना कि तुम इस तरह बकवास कर रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो उसके बारे मेरे दिल में क्या, फिर ऐसी बकवास का मतलब। फरी, कामयाबी चंद कदम के फासले पर रह गया और एक गधा फजूल जिद में अड़ गया। पता है ना, जब घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो क्या किया जाता है? हाँ पता है, घी गर्म कर लिया जाता है, क्योंकि टेढ़ी उंगली डब्बे में फंस कर जख्मी भी हो सकती है। फरी, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं भी मजाक नहीं कर रही। तुम दानियाल को हाथ भी नहीं लगाओगे। वो एक मजलूम और बेज़रर शख्स है। तो क्या करूं? फरिया ने कहा। एक बात पूछूं? वो बेजारी से बोला। पूछो। दौलत अजीज़ है या फरी? ये भी कोई पूछने की बात है? वजाहत करो।
फरी अजीज़ है, ठीक है, लानत भेजो इस दौलत पर, मुझे नहीं चाहिए ये ऐश, बहुत हो गया, तुम मेरे पास आ जाओ। फरी, हर वक्त फजूल की नहांकती रहा करो। वो जज्बाती हो गई। बस यही मोहब्बत थी। इस अहमक गवार और गधे ने तो अपनी मुस्कान के लिए हर किस्म की आसाइश को ठोकर मार दी। वैसे सही कहते हो कि वो अहमक है, कोई अहमक ही ऐसा कर सकता है, वरना अक्लो शऊर रखने वाला एक लड़की के लिए भला इतनी कुर्बानी दे सकता है। यूँ भी दौलत हो तो कहीं लड़कियाँ मिल सकती हैं, पैसे की झलक दिखाओ, कहीं फरियाएँ दौड़कर गले से लग जाएंगी, और दौलत ना हो तो कोई खाना बदोश भी नहीं मिलती। हमाद ने जहर खन लहजे में पूछा, इस सारी बकवास का मतलब? वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली, तुम दानियाल को कुछ नहीं कहोगे। हमाद अपनी जगह से उठता हुआ बोला, वो कल का सूरज नहीं देख सकेगा। ये कहकर वो जाने के इरादे से मुड़ा, मगर बामुश्किल 2-3 कदम ले पाया होगा कि उसे फरिया की आवाज़ सुनाई दी। हमाद, ये मेरा वादा है तुम्हारे साथ, अगर दानियाल मेरा तो फरिया भी तुम्हें ज़िंदा नहीं मिलेगी। हमाद के कदम रुक गए थे। वो ताज्जुब से फरिया की तरफ मुड़ा। तुम्हारी इस बकवास का मतलब क्या है? वो इत्मीनान से बोली, वहीं जो तुमने समझा। मेरा ख्याल है वो काला तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अजीज़ हो गया है। अगर तुम देखने वाली नज़र रखते तो यकीनन इस बात में तुम्हें मेरी वो मोहब्बत नज़र आ जाती जो तुम पर कोई आँच आते नहीं देख सकती। सर पकड़ कर बैठ गया। चल लम्हों बाद उसके मुँह से निकला, फरी तुम क्या चाहती हो? वो हतमी लहजे में बोली, तुम्हें कत्ल की इजाज़त नहीं दूंगी, एंड दैट्स ऑल। उसने झुलाकर पूछा, तो फिर ये बेल कैसे मुंडे चढ़ेगी? मैं नहीं जानती। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा रवैया मेरे लिए हैरान कुन ही नहीं, परेशानी का बायस भी बन रहा है। ये सारा प्लान पहले से तय था? नहीं, सिर्फ मुस्कान की मौत पहले से तय हुई थी, और अब मेरा जी इससे भी खट्टा हो गया है। ये बकवास अपने पास रखो, फिलहाल मैं उस हबशी से निपटने का कोई प्लान सोच लूँ, फिर देखूंगा तुम कैसे रोकती हो मुझे। ये कहकर वो लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर चल दिया। इस मर्तबा फरिया ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। उसके जाते ही वो बेड पर लेटकर उस घरक धंधे पर गौर करने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि उसका क्या बनेगा। हमाद की मोहब्बत, जिस पर उसे कभी नाज हुआ करता था, आज दानियाल की मोहब्बत के सामने हिच नज़र आ रही थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मुस्कान इतनी खुशकिस्मत हो सकती है। दानियाल की बेलौस चाहत ने उसकी सोच में भी इनकलाब पैदा कर दिया था। वो काला कलोटा जिसे वो शर्मसार करने लगी गई थी, वो बदसूरत जिसे उसने नीचा दिखाना था, वो कंगला जिसने उसके इंतकाम का निशाना बनना था, उसे पता ही ना चला वो उसे कैसे इतना अच्छा लगने लगा, और उसे बेहद हमदर्दी महसूस होने लगी। इस हमदर्दी के पसे पर्दा क्या जज्बा कार फरमा था, ये वो ना जान सकी। मुस्कान के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि दानियाल फरिया जैसी लड़की को दुत्कार देगा, मगर हमाद के चेहरे पर छाए नाकामी के वाज़े तासुरात इस अनहोनी की तायद कर रहे थे। अब क्या होगा? उसने सरसराते लहजे में पूछा। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। हमाद की आंखें शोले बरसाने लगी। उसके साथ वो दिल ही दिल में उस दिन को कोस रहा था जब उसने ऐसे खपती को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था। हमाद, प्लीज़ कोई गलत हरकत ना करना। तुम फिक्र ना करो, कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे मैं कानून की गिरफ्त में आ सकूँ। फिर भी बताओ तो सही, मुझे परेशानी हो रही है। सारी परेशानियों और तफक्कुरात भुलाकर आराम करो, इन सब परेशानियों के लिए मैं हूँ ना। ये कहकर वो अपनी ख्वाबगाह में घुस गया। एक मुबहम सा मंसूबा उसके जहन में था, और वो अकेले में गौर करके उसे हतमी शक्ल देना चाहता था। उसके जाने के बाद मुस्कान ने सालन का डोंगा अपनी जगह जानिब खिसकाया और प्लेट में सालन निकाल कर खाने लगी। उसके दिलो दिमाग में एक ही जंग जारी थी। दानियाल ने अपने हर दावे को सच कर दिखाया था। उसकी मुस्कान से मोहब्बत में कोई खोट भी नहीं मिल पाया था। खाना खाकर वो थोड़ी देर कोठी में लगी नरम घास पर नंगे पांव टहलती रही, और फिर अपने कमरे में आ गई। बेड पर लेटकर वो इस गुत्थी को सुलझाने लगी कि आखिर इस परेशानी की खबर में खुशी का कौन सा पहलू पिन्हा है कि उसका दिल बाग बाग हो रहा है। उसे अपने इन एहसासात पर नदामत हुई। अगर हमाद उसकी ये कैफियत जान लेता तो वो उसे मुँह दिखाने के भी काबिल न रहती। उसके दिमाग में रह रहकर हमाद का वो फिक्रा गूंजने लगा कि जो उसने उसे एबटाबाद से वापस बुलाने के लिए कहा था। ये तो एक बदसूरत मर्द के साथ तुम्हारा बर्ताव है। अगर कोई खूबसूरत मर्द होता तो शायद तुम हर हद अबूर कर लेती, है ना? वो हमाद की मोहब्बत में सुरखरू रहना चाहती थी। उसने दानियाल की सोचों को दिमाग से झटका और हमाद के साथ बिताए सुहाने पल याद करने लगी। शुरू में वो कैसे उसकी गाड़ी के रास्ते में खड़ा चश्मे बहरा रहता, वो क्लास की तरफ जाती तो उसके पीछे पीछे चलता, लाइब्रेरी में मुतालिया करने जाती तो उसके करीब किसी कुर्सी पर डेरा जमाकर किताब पढ़ने के बहाने उसे तकता रहता। यहाँ तक कि उसने मुस्कान को अपनी जानिब मायल कर लिया था, और मोहब्बत के लफ्ज़ से बेजारी महसूस करने वाली इस राह पर सरपट दौड़ने लगी थी। यहाँ तक कि दिल के हाथों मजबूर होकर उसने एक गैर मर्द के साथ तन्हाई में कहीं मुलाकातें भी कर डाली थी।
ये अलहदा बात कि उसने हमाद को हाथों के अलावा बदन का कोई हिस्सा छूने की इजाज़त नहीं दी थी। हमाद की इब्तदाई मोहब्बत की तंदुई तेज़ी को याद करते हुए अचानक उसे महसूस हुआ कि हमाद से मोहब्बत के अहद व पैमान होने के बाद उसकी वारफ्तगी में बतदरीज कमी आती गई, यहाँ तक कि शादी के बाद वो मोहब्बत जाने कहाँ गायब हो गई थी। मुस्कान ने कभी अपनी मोहब्बत में कमी नहीं देखी, मगर हमाद की तवज्जो में बहुत फ़र्क आ गया था। वो इस बात को समझ नहीं पाई थी कि उसके ख्याल के मुताबिक यही मोहब्बत का मंतकी अंजाम था, मगर दानियाल की मोहब्बत पाकर उसे पता चला था कि हकीकी मोहब्बत क्या होती है। उसकी हर बात, हर अदा और हर अमल से मुस्कान की मोहब्बत यूं टपकती थी जैसे सुराख ज़दा छत्ते से शहद टपकता है या किसी कटी हुई शरेआन से खून उबलता है। मुस्कान के नफ़रत भरे रवैये के बावजूद उसकी मोहब्बत में कमी नहीं आई थी। एकदम उसे ख्याल आया कि वो हमाद को याद करते करते फिर दानियाल को सोचने लगी है। उफ़, ये काला जादूगर। वो गुस्से से बुड़बुड़ाई और करवट बदलकर तमाम ख्याल से जहन से निकाल कर सोने की कोशिश करने लगी। मिशी, उसके जहन में दानियाल की सरगोशी गूंजी। क्या है, सोने दो ना। दूसरी सरगोशी उसकी अपनी थी। वो कहता, अगर चांद का दीदार नसीब नहीं होगा तो नींद कैसे आएगी। वो शरारत से कहती, समझो आज चांद रात को देर से निकलेगा। और वो उठकर बैठ जाता। ठीक है जी, आप सोइए, मैं तो चांद के निकलने का इंतज़ार करूँगा। उफ़, कहकर वो उसकी जानिब करवट बदल लेती। वो उसकी नाक की फिनिंग पकड़कर कहता, नखरे देखो मिशी साहिबा के, कोई एहसान कर रही है मुझ पर। ठीक है, नहीं करती एहसान, जा रही हूँ अम्मी जान के साथ सोने। वो उठने की कोशिश करती, मगर वो झपट कर उसे पकड़ लेता और अगला पूरा घंटा उसकी मिन्नत समाजत करता रहता। मुस्कान की आंखों से नींद गायब हो जाती। पता नहीं क्यों उसका मिन्नतें करना उसे अच्छा लगता, हालांकि वो अच्छी तरह जानती होती कि कोई ऐसी बात नहीं होती जिसकी बदौलत मिन्नत की ज़रूरत पड़े, मगर फिर भी वो उसको मनाने से महजूज होती। वो मनाने के लिए सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता था, कभी कभी ये मनाना पूरी रात जारी रहता और सुबह के अजान के साथ मुस्कान को गुस्सा आता कि रात इतनी मुख्तसर क्यों थी, और उसे ना सोचने का तहिया करके भी उसे सोचती रहती। और फिर उसकी आंखें बंद हो गई। मुझे सिर्फ मिशी चाहिए, अगर जन्नत से हुर भी ला कर दो तो कबूल नहीं है। नहीं है, नहीं है। क्या करे मिशी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेवकूफ़, अहमक, जाहिल, गवार, तुम्हें मुस्कान ही मिली थी मोहब्बत करने के लिए, वो जो खुद किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार है। मगर दानियाल मुस्कुराता रहा। पगली, ये कोई अपने बस में थोड़ी होता है। और आज तुमने फरिया को भेजा था मुझे बरगलाने के लिए, है ना। भूल गई थी मैंने क्या कहा था। नहीं याद था, बस आजमाना चाहती थी। हाँ हाँ मिशी, कब मेरी मोहब्बत पर यकीन आएगा तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, लेकिन तुम्हें अल्लाह पाक की कसम सच बताना। पूछो। क्या सचमुच तलाक चाहिए तुम्हें। वो सोचने लगी। काफ़ी देर गुजर गई। उसने एक मर्तबा फिर पूछा, बताओ ना। वो सिसकी। हाँ। दानियाल के मुस्कुराते चेहरे पर कर्ब अमेज़ तासुरात हवदीदा हुए और वो हौले से बोला, मिशी, आज तक मैं यही समझता रहा कि तुम ऊपरी दिल से तलाक मांग रही हो। माफ़ करना, मुझे पता नहीं था तुम संजीदा हो। अब मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर ही जाऊँगा ना। ये कहकर दानियाल का चेहरा उसकी नज़रों के सामने से मासूम होने लगा। उसने हिचकिचाते हुए हाथ उठाकर उसे रोका। बात सुनो। मगर वो गायब हो गया था और इसके साथ उसकी आंख खुल गई। तो ये थी आज की एपिसोड। यकीनन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।